नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 के विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की शुरुआत की। उसकी एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अब तक वो क्लास ना देखी है, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, तो आप पहले वो क्लास देखें और उसके बाद में अगले क्लास पे आए। तो अगले क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है दर्पण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मिरर। दर्पण क्या होता है वैसी बात हम करते हैं, उसके बाद में से पढ़ना शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी कि जब हमें अपने चेहरे को देखना हो या अपने बाल संवारने हो, तो अक्सर हम अपने घरों में जो दीवार होती है उस दीवारों में कांच लगे होते हैं, या फिर हमारे पास ऐसे भी कांच होते हैं कि अपने हाथ पे रखते हैं उन कांचों में, या पास वाहन होती है उनमें पीछे की तरफ ड्राइवर क्या करता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए उसके पास में साइड में मिरर होता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। ये बातें तो हमें पता है, लेकिन दर्पण को परिभाषा के रूप में कैसे लिखा जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बड़े आसानी से, बड़ा आसान से टॉपिक है, आसानी से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई चिकनी और चमकीली सतह है। एक ऐसी चिकनी और चमकीली सतह आप ले लेते हैं। एक चिकनी जो चमकीली सतह आप मान लीजिए ले लेते हैं, और उसकी एक सतह को आप क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे कोई सी भी एक सतह को अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो वह सतह क्या करती है, उसकी जो विपरीत सतह होती है वो परावर्तक तल का काम करती है। परावर्तक तल से मतलब क्या है कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश किसी दर्पण पर आपतित होता है तो जैसे ही वो उस पर गिरता है तो गिरने के पश्चात वो क्या करता है, टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहा। तो भी जिस भी सतह से वो परावर्तन हो रहा है उस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक तल। तो दर्पण में कोई सी भी चिकनी या चमकीली सतह आप ले लेते हैं, उसकी एक सतह को अगर आप पॉलिश कर देते हैं तो उसकी दूसरी सतह जो होती है वो परावर्तक तल का काम करती है। तो ऐसी उस वस्तु को हम कह सकते हैं दर्पण। अब बेसिकली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण, अगला जो होता है उसको हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। बात करते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोई सी भी समतल सतह जिसकी एक सतह को अगर आप पॉलिश कर दें तो दूसरी सतह परावर्तक तल का काम करती है। एक सतह को अगर आप पॉलिश कर देंगे तो इसकी ऊपर वाली जो सतह होती है उसको हम कह सकते हैं परावर्तक तल। तो वह कोई सी भी समतल सतह जिसकी एक सतह को पॉलिश करने के बाद उसकी दूसरी सतह परावर्तक तल का काम करे, ऐसे दर्पण को हम कह सकते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। और ये हो गई इसकी पॉलिश की गई सतह, पॉलिश की सतह, ठीक है, यानी पॉलिश की गई सतह। एक परावर्तक तल, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण। बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है कि जिस प्रकार से समतल दर्पण के नाम से पता चला वैसे ही गोलीय, तो हमारे पास एक कोई गोलाकार वस्तु होगी, और इस गोलाकार वस्तु की अगर मान लीजिए एक सतह को अगर हम पॉलिश कर दें तो पीछे की जो सतह होगी वो क्या करेगी, परावर्तक तल का काम करेगी। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं ऐसे दर्पणों को हम? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आते हैं फिर से पिछले वाले टॉपिक पे कि जो समतल दर्पण होता है हमारे दैनिक जीवन में कैसे कैसे काम आता है और क्या क्या विशेषताएं इसकी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो भी समतल दर्पण, जिसे अपने घरों में जो कांच लगा होता है वो वास्तविक में कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण। तो जब भी आप उस दर्पण के अंदर देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए आपके सामने वो जो दर्पण है, जितनी दूरी पे, जैसे मान लो ये बोर्ड अभी मेरे सामने दर्पण है और मैं इसके सामने खड़ा होता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, चाहे वो 5 मीटर हो या 10 मीटर हो, आप देखेंगे कि अंदर भी आपका जो प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी समतल दर्पण की एक विशेषता क्या होगी कि इसमें जो बिंब होता है, बिंब को मान लेते हैं कि वो वस्तु है, बिंब को हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। आप जितनी दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। पहली विशेषता ये होती है समतल दर्पण की। दूसरी विशेषता क्या होती है कि समतल दर्पण में जैसे आप देखेंगे जितनी भी बड़ी आपकी वस्तु होगी, प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा, उतना ही बड़ा होगा।
तो हम कह सकते हैं कि समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब। नंबर 3, इसकी क्या विशेषता होती है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। आभासी क्या है, इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी है, समतल दर्पण में क्या क्या विशेषता होती है। कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। समतल दर्पण में पहली विशेषता हमने बताई कि इसमें जो बिंब होता है यानी वस्तु जो होता है उसका प्रतिबिंब उसके आकार का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हो। दूसरा हमने पढ़ा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है समान आकार का बनता है। नंबर 3 में हमने पढ़ा कि इसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी। कैसी होती है? आभासी। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में मैंने बताया। इसके बाद में आते हैं अवतल दर्पण पे। ये अवतल दर्पण होते क्या है? अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसकी सतह गोलीय हो और एक सतह परावर्तक तल का काम करे उसको हम कह देते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बेसिक रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। बात करते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई सी भी गोलाकार एक वस्तु ले ली है और इसकी एक सतह को आप मान लीजिए कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक सतह को हमने पॉलिश कर दिया और इस गोले को अगर हम बीच में से काटेंगे तो आप देखें, मान लीजिए इसकी बाहर की सतह को अगर आपने पॉलिश कर दिया तो जो पॉलिश की गई सतह है उसके विपरीत भी कोई सतह होगी, जैसे कि ये इसकी पॉलिश की गई सतह है और मैं इसको मिटा देता हूँ कि इसकी एक पॉलिश की गई सतह है। तो अंदर की सतह क्या करेगी? परावर्तक तल का काम। अंदर की सतह किसका काम करेगी? परावर्तक तल का। तो कोई सा भी दर्पण जिसकी एक सतह को अगर हम पॉलिश, कोई सा भी गोलीय दर्पण, कोई सा भी नहीं कह सकते, समतल नहीं हो सकता, कोई सा भी गोलीय दर्पण जिसकी एक सतह को अगर हम पॉलिश कर दें तो अंदर वाली सतह किसका काम करेगी? परावर्तक तल का। या हम कह सकते हैं कि कोई सी गोलाकार वस्तु जिसकी बाहर वाली सतह को अगर हम पॉलिश कर दें तो अंदर वाली सतह परावर्तक तल का काम करती है। ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है। और अवतल दर्पण का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसे ही जैसे मान लीजिए इस कंप्लीट गोले को मैं पूरा करता हूँ। पिछली बार हमने क्या किया कि बाहर वाली सतह को पॉलिश किया। अब की बार हम क्या करते हैं? अंदर वाली सतह को अगर आप पॉलिश कर दें, जैसे किसी भी गोलाकार वस्तु की अंदर वाली सतह को अगर आप पॉलिश करेंगे तो बाहर वाली जो सतह होती है किसका काम करती है? परावर्तक तल का। ऐसे दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। क्लियर? ठीक है। अब इस अध्याय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती है, उन परिभाषाओं के बारे में हम जान लेते हैं और वो परिभाषाएं देखते हैं कि किस प्रकार से लिखी जाती है। तो इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के लिए हमें एक दर्पण की आवश्यकता होगी जो हम बना लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए किसी भी गोले को अगर काट कर हमने इसके पीछे के सतह को अगर पॉलिश कर दिया तो एक सतह हमारे पास परावर्तक तल का काम करती है। परावर्तक तल का काम करती है, उस वस्तु को हम बोलते हैं दर्पण। और जैसा कि हमने किसी भी गोले को काटा है और उस गोले के एक भाग को हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, तो उसके दूसरी जो विपरीत सतह है वो क्या हो सकती है? परावर्तक तल का काम करती है। इस परावर्तक तल में कैसे कैसे परिभाषाएं हम लिख सकते हैं? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और पहली परिभाषा जो हम पढ़ने वाले होती है वो होती है मुख्य। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि दर्पण में ये जो सीधी लाइन होती है इसको हम मानते हैं मुख्य। और मुख्य के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो जिस भी बिंदु से गुजरती है कि जिस भी बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम मान लेते हैं मुख्य फोकस। क्या मानते हैं? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को दर्शाया जाता है किससे? स्मॉल कैपिटल एफ से। इसे दर्शाता है कैपिटल एफ से। अगला हम देखते हैं कि हमारा जो फोकस दूरी क्या होती है कि यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव। और ध्रुव को दर्शाते हैं पी से। किससे दर्शाते हैं? पी।
तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। अगला कि हमने जो परावर्तक पृष्ठ लिया है, अब आप देखिए कि परावर्तक पृष्ठ किसी न किसी गोले का ही तो भाग है। इस गोले को हमने काटा है। इस गोले का, जैसे मैं मान लो आपके सामने यहाँ एक गोला बना देता हूँ और इस गोले को काटकर मैंने ये दर्पण बनाया है, तो इस गोले में कहीं ना कहीं पे इसका मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु का जैसा कि हम मैथ में पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। इस भी गोले का कहीं ना कहीं पे मध्य बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा। तो परावर्तक पृष्ठ जो हमारा ये परावर्तक पृष्ठ है, जिस भी गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही हम इस परावर्तक पृष्ठ का यानी इस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? इसे। किससे दर्शाते हैं वक्रता केंद्र को? तीस। अगली बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? कि जिस प्रकार से गोले का सेंटर होता है, उसी प्रकार से गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो हमारी परावर्तक पृष्ठ में जिस गोले का भाग है, उस गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होगी, और उस गोले की त्रिज्या सेंटर से लेकर यहाँ तक होती है, यानी इसकी परिधि तक होती है। तो ये लास्ट की परिधि है। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं। तो हमारा परावर्तक पृष्ठ जिस भी गोले का भाग है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। ध्रुव हम पढ़ चुके हैं कि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव। द्वारक क्या होता है कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, इसके ऊपर वाला सिरे को M1 मान लेते हैं और दूसरे वाले सिरे को मानते हैं M2। तो परावर्तक पृष्ठ के जो खुले सिरे होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो सिरा होता है या नीचे वाला जो सिरा होता है, उस सिरे को हम क्या कहते हैं? द्वारक। जिसे M1 किससे दर्शाया जाता है? M2 से। मुख्य अक्ष क्या हो गया कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु से लेकर वक्रता केंद्र के बीच में एक सीधी रेखा। देखिए आप, केंद्र से लेकर कहां तक? ध्रुव से लेकर कहां तक? केंद्र तक एक सीधी रेखा जो खींची जाती है, इस सीधी रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपके सामने सारी परिभाषाएं बोल देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? कि हमारा जो दर्पण होता है, उस दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात जिस भी बिंदु से होकर गुजरती है, उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। अगली फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एफ से। वक्रता केंद्र क्या होता है कि हमारे दर्पण जिस भी गोले का भाग है, हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अगला वक्रता त्रिज्या। हमारा दर्पण जिस भी गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसा कि वक्रता केंद्र के बारे में हमने पढ़ा। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को हम, अब देखिए परावर्तक पृष्ठ ये है, और परावर्तक पृष्ठ का मध्य मतलब बीच वाला जो बिंदु, कहीं ना कहीं यहाँ पे बिंदु होगा, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव। द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के ऊपर व नीचे वाले सिरे को, जो खुले सिरे होते हैं, उन सिरों को हम क्या कहते हैं? द्वारक। मुख्य अक्ष क्या हो गया? दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच में ये जो सीधी रेखा, जो कैपिटल, देखिए आप देखिए फोकस या आर से होकर गुजर रही है, तो इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस। यानी मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ध्रुव से सी तक, यानी वक्रता केंद्र तक खींची गई जो सीधी रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं?